जुराबे और स्वेटर पहनते हुए कहती है, ठंड तो कुछ ज्यादा ही हो रही है, हाथ पैर तो जैसे कुल्फी ही बन गए हैं। पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम करे तो गुजारा ही नहीं है। पहले घर का काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चूल्हा चौकी का काम कर लेंगे। दोनों बहू ठंड में कांपती हुई घर का काम करना शुरू करती है। तभी पायल हाथ में झाड़ू लिए घर की तरफ देखती है। कैसी हालत हो गई हमारे घर की, जगह जगह से पूरे घर में मिट्टी निकल कर गिर रही है। अब अगर सर्दी के मौसम में गीली मिट्टी का लेप लगा दिया तो जल्दी से मिट्टी सूखेगी नहीं और ठंडक और ज्यादा बढ़ जाएगी घर में। यही तो बात है, सर्दी का मौसम भले ही बहुत अच्छा है, लेकिन हम गरीबों की तो मुसीबत ही मुसीबत है। घर का काम करने के बाद दोनों बहुएं मिलकर सभी घर वालों के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। अब जाकर थोड़ी सी राहत मिल रही है चूल्हे के आगे बैठकर। हाँ, पर ये राहत बस थोड़ी देर की है। खेत में भी तो जाना है काम करने के लिए। अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? जी माँ जी, सब कुछ बन गया है, हम गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी नीचे चटाई पर फटी रजाई ओढ़कर बैठे थे। तब पायल और ज्योति जल्दी से सभी के लिए नाश्ता लगाती है। अरे चाय तो एकदम ठंडी लग रही है, गरम करके लेकर आओ ना इस चाय को। और ये रोटी भी एकदम ठंडी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फ्रिज में से निकाल कर दे दी है। जी, इसमें हम क्या करें, सर्दी ही इतनी ज्यादा है, सब कुछ ठंडा हो जाता है 1 मिनट के अंदर ही। वही तो, रुको मैं अभी चाय गर्म करके लेकर आती हूँ। चूल्हे में बची हुई थोड़ी सी आंच से पायल वापस चाय गर्म करती है, जिसके बाद सभी परिवार वाले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके विनोद और कुणाल घर से काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से दोनों ही काम पर थोड़ी देरी से पहुंचते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों के बाप की फैक्ट्री है क्या जो आधा घंटा देरी से आ रहे हो? साहब, वो रास्ते में बहुत ज्यादा कोहरा था, इस वजह से आते आते थोड़ी देरी हो गई। बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, बहुत ही धीमी रफ्तार से आना पड़ा हम दोनों को। हाँ, तो दुनिया जमाने की सर्दी, कोहरा और सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही तो पड़ रही है। खैर जाने दो, तुम्हारी तनख्वाह आने के समय पर मैं तुम्हारी मिनट मिनट का हिसाब अच्छे से कर लूंगा। सुबह सुबह कुणाल और विनोद को सुनाकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अच्छा पिंकी बेटा, हम काम पर जा रहे हैं, तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर बहुत ठंड है। घर के अंदर भी मम्मी बहुत ज्यादा ठंड है। सच में ठंड है, बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, तुम दोनों थोड़ी देर लकड़ी जलाकर हाथ सेक लेना, आराम मिलेगा। पायल और ज्योति भी खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाती है। गरीबी के चलते दोनों ने जो स्वेटर पहना हुआ था वो जगह जगह से फटा हुआ था और खुले खेत में ठंडी हवा और ज्यादा जोर की लग रही थी, जिससे दोनों की जबरदस्त कपकपी छूट रही थी। भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे ये ठंडी हवा तो शरीर से आत्मा ही निकाल कर ले जाएगी। एकदम बदन चीरती हुई जा रही है। मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा है, दिल कर रहा है बस कहीं थोड़ी आग जल रही हो और मैं जाकर हाथ पैर सेक लूं। तभी वहाँ खेत का मालिक भानु आ जाता है। अरे तुम दोनों को मैंने खेत में काम करने के लिए लगाया है ना, ना कि गप्पे मारने के लिए। वो तो बस ठंड बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए हाथ थोड़ा धीमी रफ्तार से चल रहा था। भाई मुंह चलाने से फुर्सत हो तभी तो तुम दोनों के हाथ पैर चलेंगे। अगर काम में देरी हुई तो याद रखना, पैसे नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे तुम्हें। बानू की बातें सुनकर ज्योति और पायल कपकपाती हुई लगातार खेत में काम करती हैं। खेत का काम खत्म करने के बाद दोनों बहुएं मिट्टी से लथपथ हुई घर जाती हैं और फिर नहाने के बाद अपने फटे पुराने उधड़े हुए कपड़े पहन लेती हैं। दोनों बहुओं की ऐसी हालत देखकर पड़ोसन निर्मला सरला को ताने देती है। हाय रे सरला, क्या हाल बना रखा तूने अपनी बहुओं का? अरे ढंग के 2 स्वेटर नहीं लेकर दे सकती? हमारे घर में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तेरी बहू को तो और तुझे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम तीनों की तीनों कूड़ा चुगने वाली हो। निर्मला की ऐसी बातें सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है। शाम के समय जब दोनों बहुएं खाना बनाती हैं, तभी वह देखती है कि घर पर दाल खत्म हो गई है। हे भगवान, दाल तो खत्म हो गई है, अब क्या करें? और अभी तो पैसे भी नहीं है। लगता है अब तो सिर्फ रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा हमें। एक काम करती हूँ, आटे में थोड़ा सा नमक और कुछ मसाले मिला देते हैं, उससे कम से कम रोटी में थोड़ा स्वाद तो आ जाएगा। ठीक है, तुम आटा लगा लो, मैं तब तक चूल्हे में आग जला लेती हूँ। अब क्योंकि सर्दी में हर वक्त सर्द हवा चलती रहती थी, इस वजह से बाहर आंगन में बना हुआ चूल्हा जलाने में भी पायल को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। वह बार बार आग जलाती थी, लेकिन बार बार ही आग बुझ जाती है। एक तो इतनी ठंड में वैसे ही बाहर बैठकर खाना बनाने में इतनी दिक्कत होती है और ऊपर से ये आग भी नहीं जल रही है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है पायल, इतनी ठंड में हम बाहर गर्मा गर्म खाना बनाते हैं और खाना 1 मिनट से पहले भी ठंडा हो जाता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम खाने को थोड़ा ज्यादा देर तक गर्म रख सके।
लेकिन करें क्या, चूल्हा तो घर के बाहर है और जब तक चूल्हा घर के बाहर रहेगा तो चूल्हे से घर के अंदर ले जाने तक तो खाना ठंडा हो ही जाएगा। अब दोनों बहुएं मिलकर चूल्हे पर खाना बना लेती हैं और मसाले वाली रोटी बनाकर सभी के लिए तैयार कर लेती है। रात के समय जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तब भगवान, एक तो ये ठंड, ऊपर से ठंडा खाना और तीसरी ये गरीबी। पता नहीं आगे आने वाला समय कैसे बीतेगा हमारा। हम सब एक साथ हैं तो सब अच्छा ही रहेगा। भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? हाँ माँ, मैं और विनोद भी तो काम कर रहे हैं। जैसे तैसे धक्का लगाकर ही सही, पर घर की गाड़ी चल ही रही है। और घर का राशन भी राशन कार्ड पर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। पर घर का राशन पूरा कहाँ होता है राशन कार्ड से। आज ही देख लीजिए, दाल खत्म हो गई और अब हमें ये सूखी रोटी खानी पड़ रही है। अभी तो हमारे पास दाल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम करते हैं, फिर लेकर आएंगे। लेकिन अभी क्या करें? इतनी सर्दी में ये ठंडी सूखी रोटी तो चबाई नहीं जा रही है। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ, उससे हमें ठंडी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। इतना बोलकर पायल जल्दी से बाहर आती है और एक तसले के अंदर चूल्हे में बचे हुए कोयले होते हैं, उन्हें डालकर ले आती है और साथ ही कुछ और उपले भी छोटे छोटे तोड़कर उसके ऊपर बिखेर देती है, जिससे उपले थोड़ी ही देर में जलने लग जाते हैं। लाइए, अब एक एक करके मुझे अपनी अपनी रोटी दीजिए, मैं सभी की रोटी गर्म कर देती हूँ, फिर सब लोग आराम से रोटी खाना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी, अब इससे हम सब लोग गर्मा गर्म खाना भी खा लेंगे और हमारे घर के अंदर थोड़ी गर्माहट भी आ जाएगी। बिल्कुल सही, एक तीर से दो निशाने। अब ऐसे ही पायल सभी को खाना गर्म करके देने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कोयले भी राख हो जाते हैं और फिर जब सभी लोग सोने के लिए जमीन पर लेटते हैं तो चटाई फटी होने की वजह से सभी को जमीन बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर में लगी हुई खिड़की भी पूरी तरीके से टूट गई थी, जिसमें से ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी और घर का वातावरण और भी ज्यादा ठंडा हो रहा था। भगवान, ठंड तो बहुत ज्यादा लग रही है। अरे सच में, ये ठंडी हवा तो एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। इस रजाई में भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया है। तो ये रजाई भी कौन सी अच्छी है बेटा, जगह जगह से तो इसकी रुई निकली हुई है और चूहों ने इसे कुतर जो दिया था। और हमारे पास जमीन पर बिछाने के लिए भी कुछ भी अच्छा नहीं है। ऊपर नीचे हर तरफ से ठंड है। अपने परिवार वालों की ऐसी हालत देखकर ज्योति और पायल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगली सुबह ज्योति ठंड में घर के आंगन की मिट्टी खोद रही थी। अरे ज्योति, तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर सब्जी लगाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी लगाने की तैयारी? पर क्यों, किस लिए? अब आप ही देखिए ना, कल कैसे रात को सबको वो मसाले वाली रोटी खानी पड़ी। जब हमारे घर के आंगन में जमीन खाली पड़ी है तो क्यों ना हम इसमें मेथी, पालक, सरसों, बथुआ लगा दे। ये जल्दी लग भी जाती है और सर्दी के मौसम में काम भी आ जाएगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ इस काम में। बाहर ठंड में दोनों बहुएं लगातार जमीन की खुदाई करती हैं और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी की बाल्टियां नल से भर कर लेकर आती हैं और उस जमीन को अच्छे तरीके से गीला करती हैं और फिर उसमें सरसों, पालक, मेथी, बथुआ आदि के बीज डाल देती हैं। लेकिन ये सब करने के चक्कर में दोनों पूरे तरीके से भीग जाती है और उन्हें ठंड और ज्यादा लगने लगती है। ये काम तो पूरा हो गया, बस अब हमारी मेहनत रंग लाए। अरे बिल्कुल रंग ले आएगी, पर आप देखना, अब ना हमारे घर पर खाने पीने को लेकर जो समस्या चल रही है वो ठीक हो जाएगी। दोनों बहुओं को ठंड में ऐसी मेहनत करता देख निर्मला फिर से उन दोनों को ताना देती है। अरे पागल हो तुम दोनों, कि दोनों इतनी सर्दी में खेती करने चली हो और वो भी तुम्हारे घर की जमीन पर। अरे यहाँ पर ठीक से घास नहीं उगेगी और तुम दोनों पालक, मेथी, सरसों उगा रही हो। मेहनत करो तो सब कुछ हो जाता है आंटी जी। मेहनत करने से पहले अपनी तबीयत का सोचो। जिस तरीके से तुम दोनों कांप रही हो ना, ऐसा लग रहा है तुम्हें सर्दी नहीं बल्कि बिजली का झटका लग रहा है। कोई बात नहीं, सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो लगेगी ही, और सर्दी लगेगी तो कांपना भी लाजमी है। ऐसे ही निर्मला फिर से ज्योति और पायल को सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर एक रात ऐसे भी सभी लोग खाना खाकर जैसे ही सोने के लिए जमीन पर लेटते हैं तो फिर से टूटी खिड़की और फटी चटाई और पुरानी रजाई की वजह से रात भर उन सबकी कुल्फी जमती रहती है। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही।
अब पायल बाहर से तसला लेकर आती है, उसमें उपले जलाकर रख देती है, जिसकी वजह से कमरे में थोड़ी गर्माहट होती है और जैसे तैसे करके सभी सोते हैं। अगले दिन जब दोनों बहुएं चूल्हा जलाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाती हैं, तभी उनकी नजर जंगल में इधर उधर बिखरी हुई पतले पतले लकड़ी के फट्टों पर जाती है। अरे वो देखो, ये चारों तरफ कितने सारे लकड़ी के फट्टे बिखरे हुए हैं। हाँ, इन्हें तो हम अपने काम में ले सकते हैं। ये लकड़ी के फट्टे हमारी बहुत सारी मुसीबत का हल कर सकते हैं। एक काम करो, तुम सूखी लकड़ियां जमा करो और मैं ये सारे लकड़ी के फट्टे जमा करती हूँ। अब दोनों बहुएं सूखी लकड़ियां और लकड़ी के फट्टे जमा करके वापस से घर आ जाती हैं, जिसके बाद ज्योति सबसे पहले लकड़ी का एक फट्टा लेती है और उसे खिड़की के नाप से नापती है। बहुत बढ़िया, ये फट्टा एकदम पूरी तरीके से खिड़की को ढक देगा, फिर इसमें से रात को ठंडी हवा नहीं आएगी। पायल, तुम जल्दी से जाकर हथौड़ी और कीले ले आओ। पायल जल्दी से हथौड़ी और कीले लाकर ज्योति को देती है, जिसके बाद ज्योति एक एक फट्टे अच्छे से हथौड़ी और कील की सहायता से खिड़की पर लगाती है और पूरी खिड़की को अच्छे से बंद कर देती है। खिड़की तो बंद हो गई, लेकिन अब जो दीवार में मिट्टी झड़कर ईंटें दिख रही है और ये गड्ढे बन गए, इनका क्या करें? जो बची हुई लकड़ी के फट्टे हैं, अब वो हम दीवार पर लगा देते हैं, ताकि हमारा घर दिखने में भी अच्छा लगे और ये गड्ढे छुप जाएं। अब इसी तरीके से दोनों बहुएं जहां जहां दीवार पर मिट्टी झड़ के ईंट और गड्ढे नजर आ रहे थे, वहां पर बचे हुए लकड़ी के फट्टों को अच्छे से हथौड़ी और कील की सहायता से गड्ढों में लगा देती हैं। दीवार का काम भी हो गया, अब बस एक चीज बाकी रह गई है। और वो चीज क्या है भला, बताना तो जरा। हमें हमारे परिवार वालों के लिए फटी हुई चटाई की जगह कोई ऐसी चीज चाहिए जो थोड़ी मोटी हो और जमीन से थोड़ी ऊपर हो, ताकि जमीन की ठंडक हमारे बदन तक ना पहुंच पाए। अब उसके लिए हम क्या करें? तभी उन दोनों की नजर घर के मुख्य द्वार के बाहर बिछी हुई बोरी पर जाती है। क्यों ना हम बहुत सारी बोरियों को सिलकर एक बड़ा सा तिरपाल बना ले और उसको रात में फटी हुई चटाई के ऊपर डाल ले, उससे हमें काफी हद तक सर्दी से राहत मिल सकती है। ठीक है, तो चलो फिर वो राजू कबाड़ी वाला है, उसके पास चलते हैं। उसके पास बहुत सारी बोरियां आती हैं और वह दाम भी सही लगा लेता है। अब खेत में काम करने से जो पायल और ज्योति को पैसे मिले थे, उन्हीं पैसों को लेकर दोनों बहुएं राजू कबाड़ी वाले की दुकान पर पहुंचती हैं। राजू भैया, हमें ना ढेर सारी बोरियां चाहिए। अरे क्यों बहन, इतनी सर्दी में तुम्हें बोरी के कपड़े बनाने हैं क्या? नहीं नहीं, हमें हमारे पूरे परिवार के लिए सर्दियों में सोने का बिछौना बनाना है, बस उसी के लिए बोरियां चाहिए। अच्छा ये बात है, जुगाड़ लगा रही हो दोनों इस सर्दी से बचने के लिए? हाँ भैया, जुगाड़ ही लगा रहे हैं। बस आप हमें अच्छी अच्छी बोरियां दे दीजिए और सही सही दाम लगा लीजिए। मैं तुम्हें 5 रुपए की एक बोरी दे दूंगा, बताओ कितनी बोरियां दे दूं? आप हमें 20 बोरियां दे दीजिए। पायल जल्दी से 100 रुपए राजू को देती है और राजू बदले में अच्छी बड़ी बड़ी बोरियां पायल और ज्योति को दे देता है, जिसके बाद दोनों बहुएं घर आकर सभी बोरियों की कटाई करती हैं और एक के साथ एक बोरी जोड़कर सुई धागे की मदद से उन्हें सिलना शुरू कर देती हैं। बस हम जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा हो जाए, फिर हमारे परिवार वालों को ठंड से थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाएगी। बिल्कुल, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाएगा। दोनों बहुएं मिलकर लगातार बोरियों को सिलाई करके एक लंबा सा बिछौना सिलकर तैयार करती हैं। अब रात को जैसे ही सभी लोग सोने लगते हैं, तभी बोरियों से तैयार किए हुए बिछौने को ज्योति और पायल डबल करके उसके ऊपर पुरानी फटी हुई चटाई बिछा देती है और जमीन पर आज बोरियों का बिछौना होने की वजह से बहुत ही ज्यादा गर्माहट महसूस होती है। क्या बात है बहू, क्या जुगाड़ लगाया है तुम दोनों के बनाए इस बोरियों के बिछोने पर सोकर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बहू ने खिड़की को भी ढक दिया है, अब बाहर से ठंडी हवा भी तो नहीं आ रही है। सच में दिमाग हो तो तुम दोनों जैसा, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। बस आप सब लोग आराम से सो जाइए, हमें खुशी है कि हमारी छोटी सी कोशिश रंग लाई। ऐसे ही पूरा परिवार उस रात तो आराम से सो जाता है। वक्त गुजरता जाता है, वहीं कुछ दिनों के अंदर ही घर के आंगन में मेथी, पालक, बथुआ और सरसों आदि उगकर तैयार हो जाती है। अरे वाह बहू, तुम दोनों की मेहनत तो रंग लाई। अब तो हम पालक, मेथी, सरसों का साग बना सकते हैं। बिल्कुल, साग खाए हुए वैसे भी बड़े दिन हो गए। चिंता मत कीजिए, हम आप सभी के लिए साग बना देंगे। अब दोनों बहुएं घर के आंगन में लगी हुई पालक, मेथी, सरसों आदि की सबसे पहले कटाई करती हैं, जिसके बाद वो एक बड़े से टब में ठंडा पानी भरती हैं और उसमें सरसों, बथुआ, मेथी, पालक को धोने लगती हैं। ये पानी ये कितना ज्यादा ठंडा है, ऐसा लग रहा है किसी ने पानी में बर्फ डाल दी है कूट के। सच में उंगलियां देखा एकदम लाल हो गई हैं। पैरों के साथ साथ अब हाथों की उंगलियां भी सूजने लगी है ठंड की वजह से। जैसे तैसे दोनों बहुएं ठंड में ठंडे ठंडे पानी में ठिठुरती हुई सरसों, पालक, मेथी को अच्छे से धो लेती हैं और फिर उसे सूखने के लिए चारपाई पर रख देती है। जिसके बाद हसिया की मदद से ज्योति सरसों, पालक, मेथी की कटाई करती है और चूल्हे पर बढ़िया गर्मा गर्म साग बनाती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है ये साग। सच में घर में उगाई हुई सब्जियों का तो स्वाद ही अलग है। तुम दोनों की मेहनत की वजह से आज हम इतनी स्वादिष्ट सब्जी खा पा रहे हैं।
मेरी दोनों बहुएं बहुत ज्यादा मेहनती हैं, इतनी सर्दी में भी हार नहीं मानती। अरे बस भी कीजिए माँ जी, इतनी तारीफ मत कीजिए वरना हम दोनों सर्दी में भी पिघल ही जाएंगी। एक दिन जब दोनों बहुएं ठंड में कांपते हुए खेत पर काम करने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक गर्म कपड़े बेचने वाला नजर आता है। सूट ले लो, शॉल ले लो, बढ़िया गरम शॉल ले लो, सर्दी से बचाए बदन को ढक कर रखे सूट ले लो। उस गर्म कपड़े बेचने वाले को देखकर काश कि हमारे पास भी इतने पैसे होते हैं कि हम भी अपने लिए नई स्वेटर, मोजे, टोपी सब कुछ ले पाते। लेकिन हमारा ये काश तो बस काश ही रह जाएगा। ये फटे पुराने कपड़े यही हमारे सके साथी है। नए कपड़े तो हमारे लिए बस दूर के ढोल सुहाने लगे वाला हाल है। अब दोनों बहुएं वहां से आगे चलती हैं और खेत में पहुंचती हैं, जहां पर उनका मालिक भानु अपने एक नौकर से कहता है, अरे तुम घर जाओ और वहाँ जाकर मेरी जो पुरानी रजाई है उसमें से सारी पुरानी रुई निकाल कर उसमें नई रुई भरवा दो। ठीक है साहब, और क्या ये पुरानी रुई में ले जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम इसका करोगे क्या? वो क्या है ना साहब जी, मेरे घर पर कोई रजाई नहीं है तो मैं उस पुरानी रुई से एक छोटी सी रजाई बनवा लूंगा। हाँ ठीक है, ले जाना, मेरे काम की तो वैसे भी नहीं है। उन दोनों की बातें सुनकर दोनों बहुओं को आइडिया आता है, पायल क्यों ना हम भी अपने घर की रजाई को ठीक करने के लिए उसमें नई रुई भरवा दें। लेकिन नई रुई तो बहुत ज्यादा महंगी आती है ना, और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी बड़ी रजाई में ढेर सारी रुई डाल सके। अरे तुम भूल गई, हमारी सहेली सोनिया है, उसका पति रजाई बनाने के कारखाने में लगा हुआ है, वहाँ पर रुई सस्ते दाम में मिल जाती होगी। एक बार चलकर उससे बात करते हैं। खेत का काम खत्म करने के बाद पायल और ज्योति गांव के बाहर रहने वाली अपनी सहेली सोनिया के घर जाती हैं और वहां जाकर रुई खरीदने की बात कहती हैं। हाँ क्यों नहीं, शाम को मेरे पति गौरव जब घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी और फिर वो तुम्हें अपने कारखाने में से रुई लाकर दे देंगे। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी हम दोनों के ऊपर। अरे कोई बात नहीं, दोस्ती में इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारी। इन पैसों में जितनी रुई आ जाए तुम उतनी रुई मंगवा देना। सोनिया को पैसे देने के बाद ज्योति और पायल दोनों घर आ जाती है। रात को जैसे ही गौरव घर पर आता है तो सोनिया उसे ज्योति और पायल के रुई खरीदने के बारे में बताती है और साथ ही उन दोनों के दिए हुए पैसे भी गौरव को देती है। ठीक है, उन पैसों से मेरा मालिक मुझे जितनी रुई देगा मैं उतनी रुई तुम्हारी सहेलियों के लिए ला दूंगा। उम्मीद है कि उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें इतने पैसे में रुई मिल जाएगी। अगले दिन गौरव अपने दोस्त के कारखाने पहुंचता है और वहां जाकर उससे रुई खरीदने के बारे में बात करता है। हाँ हाँ गौरव, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बहुत सस्ते दाम पर रुई दे दूंगा। हमारे पास तो रुई बिल्कुल सस्ते दाम पर मिल जाएगी। बाजार में तो तुम्हें ये रुई 5 गुना ज्यादा दाम पर मिलेगी। हाँ शुक्रिया रवि, बस इस रुई से किसी की मदद हो जाएगी। ये लो पैसे और इसके बदले में रुई दे दो। शाम को घर लौटते हुए गौरव कारखाने से बढ़िया क्वालिटी की रुई के बंडल उठाकर घर ले आता है और अगले ही दिन सोनिया, पायल और ज्योति को अपने घर बुलाती है और गौरव उन्हें कारखाने से लाई हुई रुई के बंडल देता है। अरे ये रुई तो बहुत ज्यादा है, हमें तो लगा था कि जितने पैसे हमने दिए उसमें बहुत थोड़ी सी रुई आ पाएगी। रुई तो थोड़ी ही आती, लेकिन कारखाने में हमें रुई सस्ती पड़ती है और ये मेरा पुराना दोस्त है, उसने मुझे सबसे अच्छी वाली रुई कम से कम पैसों में दी है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। इतनी सारी रुई से तो हमारी पुरानी फटी हुई रजाई भी सही हो जाएगी और हम एक नई रजाई भी बना लेंगे। अब रुई के बंडलों को दोनों बहुएं अपने अपने सिर पर रखती हैं और उसके बाद घर आ जाती हैं, जहां वह अपनी पुरानी रजाई की एक तरफ की सिलाई को उधेड़ती हैं और फिर उसमें गौरव के कारखाने से आई हुई रुई को अच्छे से भर देती है। रुई तो हमने भर दी है, अब बस सुई धागे से रजाई का मुंह सिलना है। लेकिन ये रजाई जो ऊपर से फटी हुई है उसका क्या करें हम? उसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। घर पर कुछ पुरानी साड़ी है, उसका एक नया कवर बन जाएगा। अब सबसे पहले पायल सुई धागे की मदद से रजाई का मुंह सिल देती है, जिसके बाद ज्योति पुरानी साड़ियों को अच्छे से जोड़कर नया कवर तैयार करके रजाई को एकदम नया कर देती है। क्या बात है बहू, तुम दोनों ने तो इस पुरानी फटी हुई रजाई को एकदम नई रजाई में बदल दिया है। सच में अब तो ये रजाई पहले से भी ज्यादा नरम और रुई से एकदम भरी हुई लग रही है। यानी ठंड से बचने के लिए हमारे पास गर्म रजाई होगी। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी सारी रुई बची हुई है। एक काम करते हैं, अब इस बची हुई रुई से हम एक और रजाई बना लेते हैं। इतना कहकर दोनों बहुएं जल्दी से अलमारी पर रखी हुई एक कपड़े की गठरी को नीचे उतारती हैं और उसमें रखी हुई पुरानी साड़ियों को निकाल कर एक नई रजाई बनाने की तैयारी करती हैं। अब हम एक साड़ी को दूसरी साड़ी पर रखकर हाथ से पक्का टाका लगाकर उसमें रुई भर देते हैं और फिर हमारे पास 2 रजाई हो जाएंगे और हम पूरा परिवार आराम से 2 रजाई में सो जाएंगे। अपने कहे अनुसार पायल और ज्योति दोनों साड़ियों को जोड़कर सबसे पहले एक बड़ा सा खोल तैयार करती है और उसके बाद उसमें बची हुई सारी रुई को उसमें भरकर एक नई रजाई बना देती है।
अब बनी ना बात। वैसे जब रुई हमें इतने सस्ते दाम पर मिल रही है तो इसे देखकर मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है। और वह तरकीब क्या है बहू? सर्दियों में तो हर किसी को एक ही रजाई, कंबल और पतली पतली गर्म बिछौने की जरूरत होती है, खास तौर पर बच्चों के लिए। तो क्यों ना मैं और पायल मिलकर खेत का काम छोड़कर रजाई और बिछौना बनाने का काम शुरू कर दे, वो भी बच्चों के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू, और सर्दियों में तो ये तरकीब खूब काम आएगी। चलो तो फिर ज्योति, जल्दी से हम सोनिया के पास चलते हैं और उसके पति से और रुई लाने के लिए बोल देते हैं। अब अपने बचत के पैसों को लेकर पायल और ज्योति सोनिया के घर पहुंचती हैं, जहां वह गौरव को और रुई लाने के लिए पैसे दे देती है। अगले दिन गौरव उन दोनों को कारखाने से ढेर सारी रुई लाकर दे देता है, जिससे पायल और ज्योति मिलकर अपने घर में रखी हुई पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे गर्म बिछौने और रजाई बनाकर तैयार करती हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाती हैं। रजाई ले लो, अच्छे हाथ की बनी हुई रजाई और बिछौने ले लो, बच्चों के लिए नरम मुलायम और सर्दी में गर्म रहने वाले बिछौने ले लो, हाथ से बने हुए बिछौने ले लो, सस्ते अच्छे दामों में ले लो, आ जाओ बच्चों के लिए रजाई और बिछौने ले जाओ। तभी उन दोनों को बाजार में बिछौने और रजाई बेचते हुए निर्मला देख लेती है और उनके पास आकर ताना देते हुए बोलती है, अरे तुम दोनों गरीबों के पास क्या बदन ढकने के लिए तो ढंग के कपड़े और स्वेटर है नहीं, और तुम बाजार में रजाई और बिछौने बेच रही हो। अरे कोई नहीं खरीदने वाला तुम्हारे घटिया रजाई और बिछौने। अपनी दुकानदारी को उठाकर अपने घर चली जाओ। दोनों बहुएं निर्मला की बातों को अनसुना कर देती है और निर्मला वहां से चली जाती है। लगातार ठंड में कपकपाते हुए ज्योति और पायल ग्राहकों को आवाज देती हैं और शाम होते उनके हाथ के बने हुए रजाई और बिछौने बहुत ही रफ्तार के साथ बिक जाते हैं। और शाम को दोनों जब घर पहुंचती हैं तब रजाई और बिछौने से तो हमें बहुत अच्छी कमाई हुई है। सच में हमें नहीं पता था कि सर्दियों के मौसम में अगर रुई सस्ते दाम पर मिल जाएगी और घर की पुरानी फटी हुई साड़ियां ऐसे काम में आ जाएंगी। और अब जब बच्चों की रजाई और बिछौने को लोगों ने इतना पसंद किया है, तो क्यों ना तुम दोनों बड़ों के लिए भी रजाइयां और बिछौने भी बना दो। बच्चों की तरह बड़े लोगों की रजाइयां भी खूब बिकेंगी। सभी घर वालों के कहने पर ज्योति और पायल बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी घर पर रजाइयां बनानी शुरू कर देती है और ठंड में लोग खुशी खुशी पायल और ज्योति से रजाई और बिछौने खरीदने लगते हैं। और अब दोनों बहुओं की इससे अच्छी कमाई होने लगती है। आसपास के मोहल्ले के भी लोग अब ज्योति और पायल से ही अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए रजाई खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर देना सरला, मैं तो सारी जिंदगी ना बस तुझे और तेरी बहुओं को ताने देती रही। मुझे नहीं पता था कि तेरी बहू इतनी ज्यादा दिमाग वाली है। देखो तो कैसे अपनी मेहनत से आज इन्होंने इतना बड़ा काम खोल लिया है। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे ही होती है और जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उससे बड़ी माफी तो कोई हो ही नहीं सकती है। अब जब आप यहाँ आ ही गई हैं आंटी जी, तो बताइए आज आप कौन सी रजाई लेंगी हमसे, क्योंकि बिना रजाई लिए तो हम आपको जाने नहीं देंगे। आखिरकार आप तो हमारी सबसे पुरानी पड़ोसन है। अरे मुझे तो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो ना वही रजाई दे दो, वही ले जाऊंगी मैं तो खुशी खुशी। निर्मला की बात सुन वो उसे अपनी पसंद की एक रजाई दे देती हैं और इस तरह दोनों गरीब बहुएं ज्योति और पायल एक एक करके अपने घर की और रजाई दोनों की समस्या का अच्छे से समाधान करती हैं। उन्होंने बड़ी समझदारी से बुरे वक्त में अपने घर को ठीक किया और खाने का भी इंतजाम किया, जबकि उनके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रजाई का व्यापार उनका अच्छा चलता है और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है।